बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में सबसे सहाफ़ती अगर हम बात करें या वैसे भी सियासी भी बात करें तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू होता है वो पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशन पर बात करना होता है। और उसका बाज़ औक़ात जो होता है कि वो इतनी एहतियात से चलना पड़ता है कि आपको रेड लाइन का बाज़ औक़ात जो है वो अंदाज़ा नहीं रहता। और वो रेड लाइन क्या होती है वो वक्त के साथ साथ हमने जो उस्तादों से सीखा है कि पर्सनल ना हो किसी ना, आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी किसी के साथ, आप असूल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात होती है तो ये चूँकि सेंसिटिव इशू है, लोगों के दिल के करीब होता है और कुछ चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज इस तरह से उनकी बुनतर होती है कि लोग उनको पर्सनल ले जाते हैं, तो लिहाजा इस पर बात करना ज़रा मुश्किल काम है। तो ये जो हम वीडियो आपके साथ जो गुफ्तगू होने जा रही है ये पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और क्या जावेद हाशमी साहब ने वो रेड लाइन क्रॉस की, क्या नवाज शरीफ साहब ने कभी वो रेड लाइन क्रॉस की, और मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स क्या है। नवाज शरीफ साहब आखिर अगर ज़ुबैर साहब जो हैं उनके तर्जमान हैं तो वो उनका साबर शाकर साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब के प्रोग्राम में जाकर ये वाली बात करना कि साड़ी सुलह हो गई है, सीढ़ी किसी भी वक्त खींची जा सकती है, इस तरह की बातें करना, ये क्या है, इसके पीछे बातें क्या हैं। ये जावेद लतीफ़ साहब नाम के एक MNA हैं शेखुपुरा से, उन्होंने एक बात की थी कि स्मैश अगर किया गया तो जनाब फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। वो एक मुकदमा झेल रहे हैं, आज उनको 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया। इनके पीछे क्या है, ये खामोशी क्यों है। नून लीग जावेद हाशमी साहब से किनारा कशी क्यों इख्तियार कर रही है, जावेद हाशमी साहब ने कितनी गलत बात कर दी। ये सारी बातें नून लीग की पॉलिटिक्स और नून लीग के दो फेज़ कह लें या दो धड़े कह लें, एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, आखिरी फ़ैसला किसका होगा और ये कि वो जो इनका आखिरी फ़ैसला है वो क्या काबिल कबूल भी है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और ज़्यादा अहम बात जो है जो बड़ी सेंसिटिव है वो पहले हम कर लेते हैं। तो लिहाजा ये हो सकता है कि ये जो हमारी नशिस्त है, ये जो गुफ्तगू है, ये एक नशिस्त पर जो है वो मुहित ना हो, या कह लेंगे बात ज़रा लंबी हो जाएगी। तो दो हिस्सों में हम इसको तकसीम कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सेंसिटिव बात है और जो एक बात बड़े तरीके और सलीके के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साबिक जो बड़े बड़े अफसर हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं, एक आध दो इस तरह करके, मैं बहरहाल क्या इस तरह इससे आगे बात नहीं करनी चाहिए, अमानत होती है। तो वो एक सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल जो है वो क्यों पूछ रहे हैं, वो सवाल बड़ा अहम है। वो सवाल क्या है, वो इससे भी ज़्यादा जो जावेद हाशमी साहब ने बात की है इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है। मुस्लिम लीग नून ने जो वो कहते हैं ना वो क्या जी कि वो एक वापसी का रास्ता कह लें या ताल्लुकी जो जावेद हाशमी साहब से की, इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है। बात ये फरमाई गई है, सवाल ये पूछा गया है कि यार कि एक बात बताएं कि अच्छा मैं इसको सादा कर देता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा पाकिस्तान आर्मी का। ये सवाल पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात कह लें जो बड़े ओहदे पर रही हैं और वो उनकी तरफ से ये सवाल पुट किया गया है। यानी जिसको आप कहते हैं ना वो थाटफुल, जिसको कहते हैं फ्रूटफुल थाट, पता नहीं इस तरह करके अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एक गौर व फिक्र की दावत दी गई है। अच्छा, गौर व फिक्र की दावत क्या है कि अगला आती बंदे पागल हो गए। अब मैं जनाब कभी उसको फ़ोन कर रहा हूँ कभी उसको फ़ोन कर रहा हूँ कि यार ये माजरा क्या है, क्योंकि सवाल पूछने वाले सवाल इस तरह से कर रहे हैं कि यार कि बात ये है कि आर्मी एक्ट में हुई है तब्दीली। जी बिल्कुल हुई है। तो हद उम्र क्या है कि अगर आपने आर्मी चीफ बनना है तो उसमें हद उम्र मुकर्रर कर दी गई है। आर्मी एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट हुई थी ना ये वाली, जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी मकसूद थी, तो फिर आपको याद है कि बड़ा इशू बना था कि वो नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन जा रहा है, नोटिफिकेशन एक दफ़ा गया, नोटिफिकेशन दूसरी दफ़ा आया, आर्मी एक्ट की कॉपी नहीं मिली थी। फिर आर्मी एक्ट की कॉपी जिस साबिक फ़ौजी अफसर ने दी जो वकील भी थे, वो भी फिर बाद में वो उनके सुना के उन पर भी नाराज़गी हुई। वो फिर मतीउल्लाह जान ने उनका इंटरव्यू किया और वो भी बेचारे मतीउल्लाह जान भी गायब हुए, वो भी गायब हुए। पर इस तरह की हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैंने पहले ही कहा था ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो सेंसिटिव चीज़ों को ज़रा एहतियात के साथ डिस्कस करना चाहिए।
तो वो आर्मी एक्ट में फिर तरमीम के बाद ये तय कर लिया गया कि जी के जो चीफ ऑफ आर्मी, क्योंकि जो कैप्टन थे ना जी, अटॉर्नी जनरल थे कैप्टन रिटायर्ड मंसूर खान उनका नाम था, वो कहते थे कि जी के जर्नैल यानी कि आर्मी चीफ रिटायर नहीं होता, वो बस उनकी मर्ज़ी होती है, मेहरबानी होती है, वो रिटायर होकर चले जाते हैं, अदरवाइज़ कोई कानून नहीं है। तो वो फिर आर्मी एक्ट भी नहीं मिल रहा था, तो वो आर्मी एक्ट की कॉपी जब मिली, वो वकील ने जो निकाल के दी, वो वकील साहब ने रिटायर्ड कर्नल थे, तो फिर अदालत की रोशनी में, अहकामात की रोशनी में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की आर्मी एक्ट के अंदर और 64 साल उसमें उम्र मुकर्रर कर दी गई है। तो कहने वाले जो हैं, वो सवाल करने वाले कहते हैं कि जी के जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं, इनको जो एक्सटेंशन मिली है ये 28 नवंबर 2022 तक मिली है। मेरे प्रोड्यूसर साहब फ़ौरन घबरा गए और मुझे उन्होंने इशारा किया शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन वो मैंने लिखा हुआ है। मैं ठीक हूँ सर, अच्छा थैंक यू, आपने मतलब वो सेकंड कर दिया मुझे। तो 2022 28 नवंबर 2022 को इनकी एक्सटेंशन दूसरी ख़त्म होगी और इनके जो 64 साल हैं, यानी उम्र के ये 64वें साल में पहुँचेंगे 11 नवंबर 2024 को। मतलब ये है कि क्या जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को चांस तो है ना कि एक्सटेंशन मिल सकती है, और जब वो मिलेगी तो फिर वो 3 साल के लिए फिर वो मतलब ओहदे पे रह सकते हैं 64 साल से। शर्त ये है कि जब उनको एक्सटेंशन मिले तो उनकी उम्र 64 साल से कम हो, और वो कम होगी, उनकी होगी 24 में जाके 64 साल होनी है, तो लिहाजा उनको एक और एक्सटेंशन मिल सकती है। अच्छा जी, अब जब हम ये दिमाग खड़कना शुरू हो गया, मतलब टेंशन कि यार की चल रहा है काम, ये सवाल किस तरह के पुट हो रहे हैं, क्या कोई बैच छेड़ना चाह रहा है इसमें कि यार के मुल्क में एक नया कोई ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लग जाए, कोई ये मकसूद तो नहीं है। फिर हमने बाकी जो हमारी टीम ने, हमारे दोस्तों ने, मैंने खुद काफ़ी सारे जो हमारे ज़ाहिर है हमारे ज़्यादातर जो ज़राए हैं, वो ज़राए क्या होते हैं, वो जो फ़ौजी एक्सपर्ट होते हैं या डिफेंस जिनको एनालिस्ट कहते हैं वही होते हैं, या फिर वो जो इस वक्त सर्विस में लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो बस चीदा से होते हैं। तो जब उनसे पूछा गया तो वो सब ने हमारा मजाक उड़ाया कि यार ये क्या आप दूर की कौड़ी ला रहे हैं, ये है वो है। एक साहब ने तो कहा यार देखें एक्सटेंशन मिलना ये कोई इशू नहीं है, जब कोई कानून नहीं था तो क्या एक्सटेंशन नहीं मिलती थी, ये बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या हालात हैं एक्सटेंशन वाले। तो मैं कह यार ये तो फिर वो जो है वो शेर की मर्ज़ी है ना जी, कि वो जो जी चाहे वो करे। तो कहते हैं नहीं इस तरह नहीं होता, ये वाले मामलात इस तरह के नहीं हैं, लेकिन एक बहस एक छिड़ गई है बहस, या कह लें कि कुछ हल्के, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों बातें ये छिड़ी जा रही हैं। जब ये वाली बात सामने आई तो मुझे रऊफ़ क्लासरा साहब का वो वीलॉग याद आ गया। मुझे याद पड़ता है कि रऊफ़ क्लासरा साहब ही का था, जिसमें उन्होंने जो आर्मी चीफ़ की ब्रीफिंग थी, अगर आपको याद होगा, उसमें उन्होंने अपनी 3 जो थी ख्वाहिशात वो गिनवाई, जो सहाफ़ियों को उन्होंने ब्रीफिंग दी थी। उसमें उन्होंने कहा कि जी कि पहली मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो उसी तरह बेहतर हो जाए जिस तरह पहले कभी थी। पाकिस्तान एक पुरअमन माशरा, पुरअमन रियासत, पुरअमन मुल्क हो जाए। ये जो आप जाते हैं जनाब के, ये किसी होटल में गए, पीसी होटल में गए या मैरियट में गए, ये जो वो गैरिजन एक लुक आती है कि गैरिजन सिटी वाली, या बाड़ें लगी हुई हैं, चेकिंग हो रही है। वरना तो मुझे याद है हम पीसी होटल में मुँह चौक के अंदर चले जाया करते थे। तो अब जनाब वो स्पेशल एहतमाम है कि बैरियर लगे हुए हैं, वो बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक पड़े हुए हैं, वो मोर्चा बंदी है हर अहम इमारत के ऊपर, इंस्टॉलेशन इस तरह की कर दी, पिकट्स लगी हुई हैं। तो वो उनका मतलब है कि ये मंजर साफ़ हो जाए पाकिस्तान से, कि तो कोई दहशतगर्दी नहीं, एक पुरअमन माशरा। ये उनकी पहली ख्वाहिश। दूसरी ख्वाहिश कि मैं रिटायरमेंट जो है वो मेरी टाइम देते हो जाए, ये खटकती है बात, और रिटायरमेंट टाइम पे हो जाए। और तीसरी ख्वाहिश है कि मैं अपने पोतों पोतियों के साथ रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारूँ, खेल कूद के उनके साथ, उनको टाइम दूँ, उनको गोद में उठाऊँ, उनको जनाब प्यार करूँ, जिस तरह एक दादे का या नाने का एक ख्वाहिश होती है। लेकिन ये दरमियान वाली है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं रिटायर टाइम पर, अपनी रिटायरमेंट मेरी टाइम पे मैं घर चला जाऊँ। ये मतलब, या ये पता नहीं वहाँ पर जो बैठे हुए थे वो उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया जनरल साहब से। 2 बातें हो सकती हैं। ये एक सरकारी मुलाजम जो है
वो ये वाली बात कर दो वजूहात से कर सकता है, वरना तो पता है ना कि जी कि मैं 28 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाऊंगा, ये तय है। लेकिन उनको क्यों लगता है कि यार कि मैं शायद रिटायर ना हो सकूं? दो बातें हो सकती हैं, एक ये कि यार कि उससे पहले हालात इस तरह के हो जाए, मैं कहूँ जी है भाई टड नौकरी मैं नहीं करता। अच्छा, ये बात हो सकती है। एक ये बात हो सकती है कि मुल्क के हालात इस तरह के हो जाएं कि यार के आपको कहा जाए कि नहीं प्लीज़ कंटिन्यू, जिस तरह पिछली दफ़ा कहा गया था। तो मुझे सिर्फ इस सारी बहस के अंदर जो चीज़ पिन पॉइंट कर रही है, जो चुभ रही है, वो अगर तो ये ब्रीफिंग में क्योंकि इसकी तरदीद नहीं आई, ये मुझे याद पड़ता है कि मैंने जो देखा था, ये रऊफ़ क्लास्रा साहब ने कहा था कि जी वो 3 ख्वाहिशात थी। तो जी अगर ये वो अपने मुँह से कह रहे हैं तो यहाँ से एक थोड़ी सी गड़बड़ लगती है कि उनको क्यों लग रहा है कि इस तरह के क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी हालात, अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि पाकिस्तान इस तरफ वाला जो महाज़ है वो इस तरफ तो चलो ठीक है, जो हमारा मशरकी बॉर्डर है वो सेफ़ है, पहले से बेहतर है, या उस तरफ हम सीज़ फायर करने की कोशिश कर रहे हैं और तिजारत की बात की जा रही है। इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो मामूल के ऊपर हों, मामूल के तल्लुकात जिस आम ममालिक के होते हैं, तो हम माजी को दफन करें, ये बाजा साहब की ख्वाहिश थी। उस तरफ काम भी हो रहा है, मुज़ाकरात की दाग बेल डाली जा रही है, या जो कह लें कि जो एक खुद-व-खाल तय किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात किन खतूत पर होंगे, उसके खुद-व-खाल क्या होंगे, पॉलिसी क्या होगी। दोनों ममालिक के जो आला अफसरान हैं वो बैठ के बातें कर रहे हैं। तो इस तरफ तो हो सकता है कोई सुकून वाला माहौल हो। इधर जो तालिबान वाला इशू है ये, और फिर जो काबुल में हालिया वारदात हुई, फिर आर्मी चीफ ने खुद दौरा किया वहाँ का, तो अल्लाह ताला रहम करे कि कहीं उनको इस तरह तो नहीं लग रहा कि आने वाले हालात में उनको शायद कंटिन्यू करना पड़े, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये बहस क्यों, ये सवाल पता नहीं क्यों पुट किया जा रहा है, और ख़ुसूसन उन लोगों से किया जा रहा है जो हर वक्त इसी खोज में ही होते हैं, किसी सनसनी वाली ख़बर में। हम तरह के लोग, हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, कि कोई सनसनी वाली बात हो, कोई जनाब तड़फती लपकती झपकती वो कोई ख़बर हो जो तड़फा डाल दे। तो ये सहाफ़ियों की नेचर इस तरह की होती है, वो हर वक्त किसी न किसी ख़बर की खोज में होते हैं। तो उनको ये ट्रक की बत्ती क्यों दिखाई जा रही है, या ये महज ट्रक की बत्ती है इस तरह की? क्योंकि आखिरी बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इस तरह नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, ये नहीं है, ना ये बाजवा साहब चाहते हैं और ना ही हालात इस तरह के होंगे, और ये उनको तो लगता है कि ये काम नहीं हो सकता। पता नहीं फिर ये क्यों कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं। तो ये एक सेंसिटिव सी बात थी, और इसमें मैंने बड़ा सोच समझ के इस पर तबसरा करने की कोशिश की और आपके इल्म में लाने की कोशिश की, और अल्लाह ताला इस सारी जो हमारी गुफ्तगू है इससे खैर बरामद करे, क्योंकि इसके पीछे मेरी कम से कम कोई बदनीयती शामिल नहीं है। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो बाकी ख़बर है वो जो करनी थी मुस्लिम लीग नून की, वो अगले व्लॉग में आपसे फिर बात करते हैं। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।